सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम दो पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास HTML क्या होती है, इसका क्या पर्पज़ है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करते हुए हम क्या चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड में हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर को हम कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML हमारे पास होती क्या है? HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML के जो elements होते हैं उनको tags के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। HTML एक बहुत easy language है। HTML is easy to learn. HTML को यूज़ करते हुए हम अपनी ख़ुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हेडिंग, फुटर, पैराग्राफ वगैरह वगैरह के टैग्स मौजूद हैं। हमें HTML में कोड लिखने के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जिसके लिए बेशुमार टेक्स्ट एडिटर्स हैं, लेकिन हम जो अपने पूरे कोर्स में टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे वो सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार कई एडिटर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। Notepad++ में हमें कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ख़ुद लिखना पड़ता है। सबलाइन में हमने सिर्फ एक टैग यूज़ करना होता है, लाइक हेडिंग का। तो अगर मैं वहाँ पे H1 लिखता हूँ तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही हमें ऑप्शन में आ जाता है, उसमें हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो इस वजह से भी हम सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करेंगे। तो उसको डाउनलोड करने का सिंपल मेथड है, सिंपली हमने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है sublime text.com/3। तो जैसे मैं इस पर लिख के एंटर करूँगा तो हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी जोन सी भी विंडो है उस मुताबिक हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं विंडो 64 बिट को यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड होकर कुछ इस तरह आ जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वेरीफाइड पब्लिशर, तो यस या नो, तो हम इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने किस ड्राइव में इसको सेव करना है। तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ। एज इट इज़ नेक्स्ट करने पे ये हमारी C ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा सॉफ्टवेयर। इसको सिंपली मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करके यस करके ऐड टू एक्सप्लोर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ गया। फिनिश होने के बाद ये हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम को। तो ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का तो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML और HTML में हम कोड को कैसे लिखते हैं, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट हमें अपने वेब ब्राउज़र पे शो होती है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जब भी HTML में कोई भी टैग ओपन करना है उस टैग को क्लोज भी करना है। HTML का टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है और जिस भी टैग को ओपन करना है उसको क्लोज लाजमी करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके अंदर डॉक टाइप को कैसे ऐड करते हैं। तो डॉक टाइप जो होती है, हमारे जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डॉक टाइप से स्टार्ट किया जाता है, उसको डॉक टाइप से डिक्लेयर किया जाता है। तो द डिक्लेरेशन इज़ नॉट एन HTML टैग। जो डॉक टाइप की डिक्लेरेशन है वो HTML टैग नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है टू द ब्राउज़र अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम एंगुलर ब्रैकेट लेंगे और इसके साथ एक नॉट साइन को यूज़ करें। नॉट साइन में के साथ हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम टैग यूज़ करेंगे HTML का। सो सिंपली यहाँ पे HTML का ओपनिंग टैग और इसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग।
तो क्लोजिंग टैग को हमेशा हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद HTML के टैग के अंदर हम हेड का टैग यूज़ करेंगे। हेड का टैग वेब पेजेस की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, तो हेड का ओपनिंग टैग, इसके बाद हेड का क्लोजिंग टैग, और हेड के टैग के अंदर हम एक टैग को यूज़ करेंगे टाइटल के टैग को। टाइटल का टैग हमारे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल बन जाता है, तो इस वजह से हम इसको टाइटल का टैग यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइटल का ओपनिंग टैग लिखूँगा, फिर इसके बाद टाइटल का क्लोजिंग टैग। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हम एक टैग यूज़ करेंगे बॉडी का। हमने जो भी कोड लिखना होता है वो बॉडी के अंदर आता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग टैग लिखूँगा और बॉडी का क्लोजिंग टैग। ये फाइल हमारे पास उस टाइम रन होगी जिस टाइम हम इसकी एक्सटेंशन .html के साथ सेव करेंगे। तो इसकी एक्सटेंशन को सेव करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में जाके इसकी एक्सटेंशन को HTML कर सकते हैं, और सेकंड मेथड हमारे पास है फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके इसको मैं सेव एज करूँगा। सेव एज करके मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ index.html के नाम से। इंडेक्स इस फाइल का नाम है और .html इस फाइल की एक्सटेंशन है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये फाइल मेरे पास क्रिएट होके आ चुकी है इंडेक्स के नाम से। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये फ़ाइल एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा फ़ाइल को। ओपन करने के बाद तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने टाइटल में लिखा था टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये यहाँ पे हमारे पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखना हो, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ लिखना हो, तो किस तरह लिखते हैं, तो वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। मतलब जो भी कोड हमने लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखना है। जो एग्जीक्यूट होके उसका जो आउटपुट है वो मैं डिस्प्ले होके आ जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेंगे वेब ब्राउज़र को, तो सिंपली हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सो गाइस, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है, और इसके अलावा हमारे पास हेडिंग्स क्या होती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। HTML एलिमेंट्स आमतौर पे हमारे पास स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग के साथ मौजूद होते हैं विद कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन। इसके बाद हमारे पास आते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और एम्प्टी एलिमेंट्स का एंडिंग टैग नहीं होता। एम्प्टी एलिमेंट्स का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं। तो सिंपली HTML के अंदर पैराग्राफ के लिए हमारे पास P के नाम से टैग मौजूद होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे P का ओपनिंग टैग और P का क्लोजिंग टैग लिखूंगा, और इस टैग के अंदर मैं कोई भी पैराग्राफ लिखूंगा वो हमारे पास उसकी आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं रैंडमली कोई भी पैराग्राफ पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पहली वेबसाइट ओपन की हुई है, तो मैं यहाँ से कोई भी पैराग्राफ पिक कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद पेस्ट करके कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके हम इसको अपने वेब ब्राउज़र पे चेक कर लेंगे रिफ्रेश करके। तो ये पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास टैग होता है प्री का। प्री को हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। HTML के अंदर हमारे पास प्री के नाम से ये टैग मौजूद होता है, PRE। तो सिंपली इसका ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, और इस टैग के अंदर मैं लिख दूंगा टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड, और आई नीड अ कार। तो इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड, आई नीड अ कार। पैराग्राफ में
और प्री में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, तो मैं एक और पी का टैग ले लूँगा जिसके अंदर मैं यही चीज़ को दोबारा कॉपी करके लिख लूँगा। पी का टैग ले लिया, इसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सेव करके इसको एक दफ़ा ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ के अंदर लिखा आ गया, टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड, आई नीड अ कार। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो हमारे पास प्री का टैग होता है उसके अंदर हम जितनी चाहें स्पेसिस दे सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। प्री के टैग के अंदर ऑटो लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाती है, पैराग्राफ के अंदर हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ता है। सो लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है बी आर का टैग, उसका एंडिंग टैग नहीं होता क्योंकि वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता। सो इन तीनों लाइंस के साथ मैं बी आर का टैग यूज़ कर लूँगा। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लाइन ब्रेक होके आ गई। जबकि पी के टैग के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर हमें लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो पी के टैग के अंदर टेक्स्ट का फॉर्मेट यूज़ हुआ है वो कॉरियर है, COURIER, कॉरियर। इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो जब मैं पी में कोई भी 2 से 3 स्पेसिस दूंगा तो ये स्पेस काम नहीं करेगी, जबकि मैं प्री के टैग में इसको स्पेस जितनी चाहूँ उसको दे सकता हूँ। इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये आप स्पेस दे सकते हैं, टी इज़ हॉट, और इसके दरमियान में स्पेस, जबकि पैराग्राफ में स्पेस नहीं यूज़ हुई। इसके बाद हम देखेंगे हेडिंग्स को। हेडिंग्स क्या होती हैं, तो HTML के अंदर हमारे पास हेडिंग्स H1 से H6 तक होती हैं। H1 जो हेडिंग है वो मेन हेडिंग होती है, फिर उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 एंड H6। H1 का जो फॉन्ट साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो यूज़ कर लेते हैं हेडिंग्स को। तो सिंपली मैं यहाँ पे H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखूँगा और इसके अंदर लिखूँगा पाकिस्तान। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास हेडिंग लिखी हुई आ गई पाकिस्तान। इसी तरह हम बाकी हेडिंग्स को भी यूज़ कर लेते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट है। जैसे H2 में हम लिख देंगे इस्लामाबाद, फिर H3 में इंडिया। इसी तरह H4 में हम लिख देंगे कराची। इसके बाद H5 में हम लिख देंगे मुल्तान, और लास्ट में हमारे पास हेडिंग आ जाती है H6 की, और H6 में मैं लिख दूंगा कॉफ़ी। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करेंगे। इसमें जो हमारे पास H1 हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसके बाद हमारे पास H2, H3, H4, H5 और H6, तो हमारा फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। सो गाइस, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स को। HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। हमारे पास जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। एट्रीब्यूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट्स जो हमारे पास HTML के होते हैं उसके मुतालिक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। सो सबसे पहले जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो होता है हरीफ एट्रीब्यूट, मतलब H रेफरेंस एट्रीब्यूट। उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ लिंक टू अनदर पेज। हम एक लिंक क्रिएट करते हैं अपने किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए। इसके हमारे पास 2 किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास URL होता है जिसके अंदर हम किसी भी दूसरी वेबसाइट का URL ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ को ऐड करते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट को, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करके हम उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। H रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है ये हमारे पास एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। इसे हम एंकर टैग के अंदर लिखते हैं। एंकर टैग को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे A लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास H रेफ लिखा हुआ आ जाएगा।
क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में कहा था कि हम सबलाइन इसलिए भी यूज़ करेंगे कि हमें इसमें ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, खुद से कोड इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिंपली हमने एक टैग लिखना होता है और उसके साथ ही वो सारा कुछ लिखा हुआ हमारे पास आ जाता है। तो सिंपली हमारे पास ये आ गया एच रेफरेंस लिखा हुआ। अब एच रेफरेंस के अंदर हमने लिंक को कैसे यूज़ करना है। सो सिंपली इसके अंदर मैं किसी भी दूसरी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल एंटर करता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा https:/, उसके बाद मैं यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दूँगा जो भी उस वेबसाइट की डोमेन है www.webuy.pk, और सिंपली यहाँ पे मैं इधर कोई क्लिकेबल टेक्स्ट लिख दूंगा। जैसे हमने कहा था इसके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम यूआरएल एंटर करते हैं और सेकंड पार्ट पे हम कुछ ना कुछ क्लिकेबल टेक्स्ट लिखते हैं जिस पे हम क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक हेयर, तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे। इसको मैं कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। तो सिंपली जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा जिसका यूआरएल मैंने एंटर किया अपने कोड में। तो हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं webuy.pk पे। तो ये एक ई कॉमर्स साइट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने देखा कि हमने इसके अंदर यूआरएल एंटर किया और यहाँ पे क्लिक हेयर किया, तो ये हमें अपने जो हमारा जो पेज था जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वेब पेज, उसने उसी पेज के ऊपर हमें ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी वेबसाइट पे। अगर हम चाहते हैं कि हम जब यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास न्यू टैब में वो वेबसाइट आए, तो उसको कैसे करना है। तो सिंपली इस जगह पे स्पेस दे के मैं इसको किसी दूसरे वेब पेज पे जाना चाह रहा हूँ लेकिन न्यू टैब के ज़रिए, तो मैं इसको टारगेट कर दूँगा उस लोकेशन। टारगेट यूज़ करके हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, साथ में ब्लैंक लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास काम करेगा कि हमने एक ब्लैंक पेज को टारगेट किया है। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे क्लिकेबल टेक्स्ट को जो हमने यूआरएल एंटर किया हुआ है वो हमें एक ब्लैंक पेज पे जाके मतलब न्यू टैब पे उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करके हम यहाँ पे इसको क्लिक हेयर करेंगे तो सिंपली हमारे नेक्स्ट टैब पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है webuy.pk। तो सिंपली इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे एट्रीब्यूट आता है SRC एट्रीब्यूट। इसको हम इमेज के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जो SRC एट्रीब्यूट होता है, द फाइल नेम ऑफ द इमेज सोर्स इज स्पेसिफाइड इन द SRC एट्रीब्यूट। जो भी हमने फ़ाइल को लगाना है, जिस इमेज को लगाना है, वो स्पेसिफाइड होती है हमारे पास SRC एट्रीब्यूट के अंदर। हम इसके अंदर उस इमेज का पाथ रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं इमेज का टैग ले लूँगा इमेज, और इसके अंदर SRC लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर हमने पाथ को कैसे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे कोई इमेज देख लेता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे अगर पड़ी हो। तो हाँ, ये है हमारे पास एक इमेज। सिंपली हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सबसे पहले हमने उस इमेज की लोकेशन को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ लोकेशन को इसको कॉपी किया। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, देन स्लैश यूज़ करेंगे, और इसके बाद हमने इस इमेज का जो भी नाम है उसको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी हमने उस इमेज का नाम सेट किया हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस इमेज के नाम को कॉपी कर लूँगा। हम इसके आगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर हमने डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन रखनी है, जो भी उस इमेज की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं डॉट ऐड कर रहा हूँ। डॉट ऐड करने के बाद इसकी एक्सटेंशन देख लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन इसकी JPG है। तो सिंपली मैं यहाँ पे JPG लिखूँगा, JPG, और इसका कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इमेज यहाँ पे लगी हुई आ गई। सो सिंपली इसके बाद हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ एंड हाइट के। इसको हम किसी भी इमेज की विड्थ या हाइट को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ना सिर्फ इमेज की बल्कि वीडियो वगैरह की भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं विड्थ इसकी रख दूँगा 300, और जो हाइट है उसको मैं रख दूँगा 200। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ गई सेट होके। इसके बाद हम अक्सर देखते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारा इंटरनेट अगर स्लो हो तो हमें वो इमेज डिस्प्ले नहीं होती और उसकी जगह कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो सिंपली वो हमने कैसे यूज़ करना है, तो इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा ऑल्ट का। ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। ये उस टाइम डिस्प्ले होगा टेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास वेब ब्राउज़र पे इमेज ठीक तरह अपलोड नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे ऑल्ट लिखेंगे और ऑल्ट के अंदर मैं लिख दूँगा
इट्स आ वॉलपेपर से कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर दूँगा। ये हमारे पास उस टाइम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ होगा जब ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। किसी भी सिचुएशन में, लाइक हमारे पास इंटरनेट स्लो है या हमारे इमेज में एरर है, किसी भी सिचुएशन में अगर अपलोड नहीं होती तो उसकी जगह पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, इट्स अ वॉलपेपर। इसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली HTML में CSS करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कोई ना कोई स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लूँगा और पैराग्राफ के टैग में लिख दूँगा दिस इज़ HTML एट्रीब्यूट। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा आ गया दिस इज़ HTML एट्रीब्यूट। अगर हमने इसके अंदर HTML के टैग के अंदर CSS को यूज़ करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपली हम किसी भी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो लाइक मैं इसमें पैराग्राफ में एट्रीब्यूट लिख दूंगा स्टाइल, और स्टाइल में मैं इसको कलर दे दूंगा, कोई भी कलर, लाइक मैं इसको कह देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इसका कलर रेड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल का। टाइटल का एट्रीब्यूट हमें क्या डिस्प्ले करता है, हम अगर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ के ऊपर जब भी हम कुछ माउस ओवर करेंगे, माउस को लेके जाएंगे तो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये एक पैराग्राफ है या ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के मुतालिक लिखा हुआ है। तो सिंपली उसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक पी का टैग ले रहा हूँ पैराग्राफ का और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, और पी के टैग के अंदर हम उस टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो टाइटल के टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ इट इज़ टूल टिप। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास पैराग्राफ लिखा आ गया दिस इज़ अ पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया इट इज़ टूल टिप। तो टाइटल का टैग हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं उसके ऊपर जब माउस को हम माउस ओवर करते हैं तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लैंग एट्रीब्यूट। द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी डिक्लेयर इन द HTML टैग। हमने अगर लैंग्वेज को डिक्लेयर करना तो हमने HTML टैग के अंदर करना है, और लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लैंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, LANG लैंग। तो सिंपली मैं यहाँ पे HTML के अंदर लिखूँगा लैंग, लैंग लिख के एंटर करूँगा। और अब हमने जोन सी भी लैंग्वेज में इस डॉक्यूमेंट को लिखना है हम उसको एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे EN और साथ में US लिखूँगा। अब सिंपली हमने लैंग के अंदर EN और US क्यों यूज़ किया, तो ये हमें बता रहा है कि ये US स्टाइल ऑफ इंग्लिश है। ये लैंग्वेज जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो US स्टाइल ऑफ इंग्लिश है। तो गैस अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML CSS को। HTML CSS हमारे पास क्या होती है, तो HTML CSS हमारे पास तीन तरह की होती है। एक हमारे पास होती है इनलाइन CSS, एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS, एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। अब जो इनलाइन CSS होती है वो हमारे पास टैग्स के अंदर ही यूज़ की जाती है, और जो इंटरनल CSS होती है वो हमारे पास बॉडी के बाहर यूज़ की जाती है, मतलब स्टाइल का टैग लेके, और हम HTML के पेज के ऊपर ही उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए हम एक न्यू शीट बनाते हैं और उसकी एक्सटेंशन को .css से सेव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमारे पास होती है इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लूँगा H1, और H1 में लिख दूँगा दिस इज़ हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का, और स्टाइल के अंदर हम यूज़ करेंगे कलर को, और कलर में इसको दे दूंगा रेड। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे हेडिंग लिखी हुई आ गई दिस इज़ हेडिंग, और ये इसका कलर रेड। ये हमारे पास होती है इनलाइन CSS। इसके बाद आती है हमारे पास इंटरनल CSS। उसको कैसे हमने करना है, तो सिंपल यूज़ करने के लिए हम बॉडी के बाहर स्टाइल का ओपनिंग टैग और स्टाइल का क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेंगे,
और इस स्टाइल के अंदर अगर मैं कुछ भी कोड लिखता हूँ CSS के अंदर, तो उसकी CSS चेंज होकर हमारे पास वेब ब्राउज़र पे उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ H2, और H2 में लिख देता हूँ दिस इज़ इंटरनल CSS। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करके ये लिखा हुआ आ गया दिस इज़ इंटरनल CSS। तो सिंपली अब हमने करना क्या, इंटरनल CSS के लिए जो भी हमने हेडिंग का टैग यूज़ किया, जो भी टैग यूज़ किया उसको H2 यहाँ पे मैं लिखूँगा, टैग उसका लिखूँगा, और इसका जो भी हमने कोड करना है उसे हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करना है। सबसे पहले उस टैग का नाम, उस टैग के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको मैं कोई भी कलर दे दूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली कलर लिखूँगा और कलर लिख के मैं इसको कह दूँगा ब्लू। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने एक बार वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसका कलर चेंज होकर आ गया दिस इज़ इंटरनल CSS। जो पहली CSS है हमारे पास वो है दिस इज़ हेडिंग, और ये इनलाइन CSS है। उसके बाद दिस इज़ इंटरनल CSS, ये हमारे पास इंटरनल CSS है। इसको बॉडी के बाहर हम स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सटर्नल CSS। उस CSS को कैसे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। न्यू फाइल में जाएंगे और इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे इसका नाम रख देंगे स्टाइल डॉट CSS। जो स्टाइल है वो हमारे पास टेक्स्ट है, हम उसको कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन है वो डॉट CSS ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो सिंपली यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक दफ़ा अपने डेस्कटॉप पे देख लेते हैं इस फाइल को, तो ये हमारे पास क्रिएट होकर आ गई स्टाइल के नाम से। अब इसके अंदर हमने कोड कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक और हेडिंग हम ले लेते हैं H3 के नाम से, और H3 को मैं कह देता हूँ दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। जैसे हमने इंटरनल CSS में किया था सेम वैसे ही हमने एक्सटर्नल CSS में भी उसी तरह से ही कोड करना है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम इंटरनल CSS है वो HTML के अंदर ही यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल CSS है इसकी हम फाइल सेपरेट क्रिएट करते हैं .css की एक्सटेंशन के साथ। तो सिंपली यहाँ पे मैं H3 लिखूँगा। H3 लिख के मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स में कोड दे दूँगा। कलर इसको मैं कर दूँगा लाइक वाइट कर देते हैं इसको कलर। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। एक बार वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं शो हो रही, हमने फ़ाइल तो क्रिएट कर ली है लेकिन हमने उसको लिंक नहीं करवाया अपने HTML की फ़ाइल के साथ। तो उसको लिंक कैसे करवाना है, तो सिंपली हमने जाना है अपने हेड में, जाना है HTML के हेड में। जब भी हमने स्टाइल शीट को लिंक करवाना तो हेड के टैग के अंदर करवाना। तो सिंपली मैं हेड के टैग के अंदर लिंक यूज़ करूँगा, और लिंक में ही हमें बता रहा है कि स्टाइल शीट को मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ, और जो इसकी टाइप है वो टेक्स्ट, यहाँ CSS है टेक्स्ट, और CSS मतलब है जो उसकी पहला पार्ट होगा वो हमारे पास जो हमने शीट का नाम सेव किया वो होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो उसकी एक्सटेंशन होगी हमारे पास। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस href के अंदर हमने उसको लिखना है। पहले स्टाइल मतलब उसका नाम लिखना है और फिर उसके बाद डॉट के साथ उसकी एक्सटेंशन को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, मैंने स्टाइल के नाम से सेव किया था स्टाइल डॉट CSS। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो गया। वाइट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एक दफ़ा इसको कलर चेंज कर देते हैं, हम रॉयल ब्लू कर देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास कलर चेंज हो गया इसका, दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। फिर उसके बाद जब हमने अगर अपने पैराग्राफ को अगर बॉर्डर देना हो तो वो कैसे देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग लूँगा और पैराग्राफ में लिख दूँगा दिस इज़ एन पैराग्राफ। इसे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा आ गया दिस इज़ एन पैराग्राफ। और पैराग्राफ को अगर हमने बॉर्डर देना है तो वो कैसे देना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं टैग ले लूँगा P का, क्योंकि P पैराग्राफ से रिप्रेजेंट होता है और वहाँ पे हमने टैग को यूज़ किया था P, और सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे बॉर्डर को। सिंपली बॉर्डर के अंदर हम लिख देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे
तो ये हमारे पास आ गया दिस इज़ एन पैराग्राफ, और उसकी आउटलाइन पे हमारे पास एक बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल का। इसके बाद अगर हमने इसको मार्जिन देना हो तो वो कैसे देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे, और मार्जिन लिख के मैं इसे कह देता हूँ 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो इसका मार्जिन दोनों साइडों से 50 पिक्सल हमारे पास आ गया। तो गाइस अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML टेबल्स को, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम कैसे डाटा इनपुट कर सकते हैं और उसकी हेडिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर एक टैग यूज़ करना है। टेबल का हमारे पास HTML के अंदर एक टेबल का टैग होता है जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग ले लूँगा, और इस टेबल के टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करेंगे, टेबल ड्रॉ का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमने कोई भी डाटा किसी भी जगह पे इनपुट करवाना हो तो हम रोज़ के अंदर करवाते हैं। तो रोज़ का जो टैग है हमारे पास जो HTML के अंदर होता है वो TR के नाम से होता है, TR का ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। टेबल ड्रॉ के अंदर हम एक टैग को यूज़ करेंगे, हेडिंग के टैग को। हेडिंग को टेबल के अंदर TH से लिखा जाता है, मतलब टेबल हेडिंग। तो इसके अंदर मैं एक टेबल हेडिंग दे दूंगा इसको, TH का ओपनिंग टैग और TH का क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर लिख देते हैं पाकिस्तान। इस तरह मैं 3 हेडिंग्स ले लूँगा, फिर एक और ले लेते हैं TH और TH में इंडिया, इसी तरह फिर TH और TH में अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स आ गई, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका। और अगर हमने इस टेबल को अगर कोई बॉर्डर देना तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली हमने जाना है टेबल में जाके हमने लिखना है बॉर्डर, और बॉर्डर को मैं कह दूंगा 1 पिक्सल। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉर्डर बना हुआ आ गया इसके ऊपर, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका। इसके बाद अगर हमने टेबल रोज़ के अंदर टेबल डाटा को ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, तो दोबारा से हम एक टेबल रो ले लेंगे, TR का टैग ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर अगर हमने टेबल डाटा ऐड करना है तो TD के नाम से हमारे पास टैग मौजूद होता है, तो TD लिखूँगा। और जैसे जैसे जिस सीक्वेंस से मैंने हेडिंग्स लिखी हैं उसी सीक्वेंस से जब मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा तो मतलब पाकिस्तान वाली रो में आ जाएगी, फिर इंडिया वाली इंडिया के रो में आ जाएगी, और अमेरिका की अमेरिका वाली रो में। तो पाकिस्तान के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इसी तरह एक और टेबल डाटा ले लेते हैं, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, तो इधर मुंबई लिख देते हैं। फिर इसी तरह अमेरिका में फिर TD का टैग, और इधर हम न्यूयॉर्क लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास 3 डाटा इनपुट होके आ गए, इस्लामाबाद, मुंबई और न्यूयॉर्क। इसी तरह हम जितने चाहें डाटास को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाटास ऐड कर देता हूँ, TR का ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग, और इसी तरह सेम सीक्वेंस के साथ हम टेबल डाटा एंटर करेंगे TD के नाम से, TD, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लाहौर, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कोलकाता। फिर इस तरह TD का एक और टैग ले लेंगे, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे न्यू जर्सी। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक और डाटा आ गया, हमारे पास लाहौर, कोलकाता और न्यू जर्सी। इसी तरह एक और डाटा ले लेते हैं हम इसके साथ ताकि मज़ीद बेहतर समझ सकें, TR, और TR के अंदर TD का टैग यूज़ करेंगे, TD में कराची, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, इसके अंदर लिखेंगे दिल्ली, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसमें हम लिख देंगे नॉर्थ अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके हम इसको वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे
तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स के साथ 3 डाटास भी आ गए हैं इसके, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद अगर हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने पूरी स्क्रीन जितनी करनी हो, मतलब उसकी विड्थ को 100% करना हो, तो उसको कैसे करेंगे? तो हमने एक स्टाइल शीट ली हुई, हम उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। स्टाइल शीट के अंदर अगर हम बॉर्डर भी चाहते तो हम इसके अंदर भी उसको बॉर्डर को यूज़ कर सकते थे। तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है? तो हमारे पास टैग था टेबल का, सिंपली मैं यहाँ पर टेबल ही यूज़ करूँगा और टेबल के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको फॉन्ट फैमिली दे दूँगा, मतलब उसको फॉन्ट चेंज करके उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोरियर। तब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कोलैप्स, मतलब अभी जब हम इसको रिफ्रेश किया था तो हमारे पास ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं ये 2 आ रहे हैं, मतलब अंदर जो टेबल हेडिंग और टेबल डाटा का बॉर्डर है वो सेपरेट है और जो बाहर मेन बॉर्डर है वो सेपरेट है। अगर हम इस सबको एक करना हो तो वो कैसे करते हैं? तो फिर हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करूँगा, बॉर्डर कोलैप्स। उसके बाद अगर हमने इसकी अभी बात की थी कि अगर विड्थ देनी हो 100% तो वो कैसे दे सकते हैं? तो टेबल के अंदर मैं इसकी विड्थ दे दूंगा इसको 100%। इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश होने के बाद ये हमारे पास आ गया पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका और इसके अंदर जो डाटा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और ये हमारे पास विड्थ इसकी 100% हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट होके आ गई है। इसके बाद हमने अगर टेबल डाटा को, टेबल हेडिंग को बॉर्डर देना वो कैसे देंगे, या उसके टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना वो कैसे करेंगे और उसको पैडिंग वगैरह किस तरह से देंगे? तो सिंपली यहाँ पे TD और साथ में TH का टैग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि TD का मतलब है टेबल डाटा और TH का मतलब है टेबल हेडिंग। तो इसे कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम यूज़ करेंगे बॉर्डर को, और बॉर्डर में मैं इसको दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और इसके बाद जो इसकी टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन को मैं कर दूंगा सेंटर, और जो पैडिंग है वो हम पैडिंग दे देंगे 8 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होके आ गया। जो इसका बॉर्डर है वो ब्लू हो चुका है क्योंकि मैंने उसको ब्लू का है, तो 1 पिक्सल ब्लू। और इसके अंदर जो इसकी पैडिंग है, जो इसकी स्पेसिंग है वो 8 पिक्सल है हमारे पास, और जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर होके आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 रोज़ हैं। अगर हम एक रो को कलर करना चाहते हैं और दूसरी रो को कलर नहीं करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो टेबल रो का यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, और इसके अंदर मैं लिखूँगा nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड को मैं कह दूंगा इवन। अब nth चाइल्ड इवन का क्या मतलब है? nth चाइल्ड इवन का ये मतलब है कि इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो मतलब जो 2 और 4 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है 3 वो सिंपल रहेगा, और जो इवन नंबर होंगे वो हमारे पास कलर्स होके आ जाएंगे। तो इसके अंदर कैसे यूज़ करना? तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट साथ में यूज़ करूँगा, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको दे दूँगा रेड। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश होने के बाद जो हमारे पास इवन नंबर है वो हमारे पास रेड होके आ गए हैं, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। इसके पास हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर स्पेसिंग है। उस बॉर्डर स्पेसिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सिंपली मैं यहाँ पे कोलैप्स को चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा उसको बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग में मैं उसको कह दूंगा 15 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो बॉर्डर स्पेसिंग कुछ हमारे पास इस तरह से आ गई, मतलब जितने भी हमारे पास बॉक्स होते हैं वो सारे सेपरेट होके हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास होता है कोल स्पैन। कोल स्पैन को क्यों यूज़ करते हैं? मतलब अगर हमने 2 कॉलम्स को एक कॉलम बनाना हो तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो सिंपली यहाँ पे मैं इंडिया वाली हेडिंग में लिख दूंगा कोल स्पैन, और कोल स्पैन में मैं लिख दूंगा 2, और 2 लिख के मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्पेसिंग के साथ आ गया इंडिया। इसी तरह हमारे पास एक होता है रो स्पैन, मतलब अगर हमने 2 रोज़ को एक रो बनाना हो तो उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन,
और रोज प्लान को मैं कह दूंगा 2। कंट्रोलर्स करके हम सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 रोज़ मर्ज होके आ गई इंडिया। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम 2 पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हमारे पास HTML क्या होती है, इसका क्या पर्पज़ है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करते हुए हम क्या चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड में हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर को हम कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML हमारे पास होती क्या है? HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML के जो elements होते हैं उनको tags के ज़रिए represent किया जाता है। HTML एक बहुत easy language है। HTML is easy to learn. HTML को यूज़ करते हुए हम अपनी ख़ुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हेडिंग, फुटर, पैराग्राफ वगैरह वगैरह के टैग्स मौजूद हैं। हमें HTML में कोड लिखने के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, जिसके लिए बेशुमार टेक्स्ट एडिटर्स हैं। लेकिन हम जो अपने पूरे कोर्स में टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे वो सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम नोटपैड++ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार कई एडिटर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड++ में हमें कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ख़ुद लिखना पड़ता है। सबलाइन में हमने सिर्फ एक टैग यूज़ करना होता है, लाइक हेडिंग का। तो अगर मैं वहाँ पे H1 लिखता हूँ तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही हमें ऑप्शन में आ जाता है, उसमें हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। तो इस वजह से भी हम सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ करेंगे। तो उसको डाउनलोड करने का सिंपल मेथड है, सिंपली हमने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है sublime text.com/3। तो जैसे मैं इस पर लिख के एंटर करूँगा तो हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारी जोन सी भी विंडो है उस मुताबिक हम उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं विंडो 64 बिट को यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। स्टार्ट होने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड होकर कुछ इस तरह आ जाएगी। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वेरीफाइड पब्लिशर, तो यस या नो, तो हम इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आपने किस ड्राइव में इसको सेव करना है। तो मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही नेक्स्ट कर रहा हूँ। एज इट इज़ नेक्स्ट करने पे ये हमारी C ड्राइव में जाके ये सेव हो जाएगा सॉफ्टवेयर। इसको सिंपली मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करके यस करके ऐड टू एक्सप्लोर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, देन नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फिनिश का ऑप्शन आ गया। फिनिश होने के बाद ये हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर 3 इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ सबलाइम को। तो ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML
और HTML में हम कोड को कैसे लिखते हैं जिसकी वजह से उसकी आउटपुट हमें अपने वेब ब्राउज़र पे शो होती है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने जब भी HTML में कोई भी टैग ओपन करना है उस टैग को क्लोज भी करना है। HTML का टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है और जिस भी टैग को ओपन करना है उसको क्लोज लाजमी करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके अंदर डॉक टाइप को कैसे ऐड करते हैं। तो डॉक टाइप जो होती है, हमारे जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डॉक टाइप से स्टार्ट किया जाता है, उसको डॉक टाइप से डिक्लेयर किया जाता है। तो द डिक्लेरेशन इज़ नॉट एन HTML टैग। जो डॉक टाइप की डिक्लेरेशन है वो HTML टैग नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है टू द ब्राउज़र अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप टू एक्सपेक्ट। तो इसको लिखते कैसे हैं, हम एंगुलर ब्रैकेट लेंगे और इसके साथ एक नॉट साइन को यूज़ करें। नॉट साइन में के साथ हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम टैग यूज़ करेंगे HTML का। सो सिंपली यहाँ पे HTML का ओपनिंग टैग और इसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग को हमेशा हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद HTML के टैग के अंदर हम हेड का टैग यूज़ करेंगे। हेड का टैग वेब पेजेस की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो हेड का ओपनिंग टैग, इसके बाद हेड का क्लोजिंग टैग और हेड के टैग के अंदर हम एक टैग को यूज़ करेंगे टाइटल के टैग को। टाइटल का टैग हमारे टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल बन जाता है, तो इस वजह से हम इसको टाइटल का टैग यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाइटल का ओपनिंग टैग लिखूँगा, फिर इसके बाद टाइटल का क्लोजिंग टैग। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख लेता हूँ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद हम एक टैग यूज़ करेंगे बॉडी का। हमने जो भी कोड लिखना होता है वो बॉडी के अंदर आता है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी का ओपनिंग टैग लिखूँगा और बॉडी का क्लोजिंग टैग। ये फाइल हमारे पास उस टाइम रन होगी जिस टाइम हम इसकी एक्सटेंशन .html के साथ सेव करेंगे। तो इसकी एक्सटेंशन को सेव करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में जाके इसकी एक्सटेंशन को HTML कर सकते हैं और सेकंड मेथड हमारे पास है फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके इसको मैं सेव एज करूँगा। सेव एज करके मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ index.html के नाम से। इंडेक्स इस फाइल का नाम है और .html इस फाइल की एक्सटेंशन है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये फाइल मेरे पास क्रिएट होके आ चुकी है इंडेक्स के नाम से। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ। इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये फ़ाइल एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा फ़ाइल को। ओपन करने के बाद तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपने टाइटल में लिखा था टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये यहाँ पे हमारे पास टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिखना हो, अपने वेब पेज के ऊपर कुछ लिखना हो, तो किस तरह लिखते हैं, तो वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। मतलब जो भी कोड हमने लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखना है। जो एग्जीक्यूट होके उसका जो आउटपुट है वो मैं डिस्प्ले होके आ जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये हमारे डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। इसे कंट्रोल एस करके मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेंगे वेब ब्राउज़र को, तो सिंपली हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। सो गाइस, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होता है और इसके अलावा हमारे पास हेडिंग्स क्या होती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। HTML एलिमेंट्स आमतौर पर हमारे पास स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग के साथ मौजूद होते हैं विद कंटेंट इंसर्टेड इन बिटवीन। इसके बाद हमारे पास आते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और एम्प्टी एलिमेंट्स का एंडिंग टैग नहीं होता। एम्प्टी एलिमेंट्स का सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता।
इसके बाद हम देखेंगे कि पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं। तो सिंपली HTML के अंदर पैराग्राफ के लिए हमारे पास P के नाम से टैग मौजूद होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे P का ओपनिंग टैग और P का क्लोजिंग टैग लिखूंगा और इस टैग के अंदर मैं कोई भी पैराग्राफ लिखूंगा वो हमारे पास उसकी आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं रेंडमली कोई भी पैराग्राफ पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पहली वेबसाइट ओपन की हुई है, तो मैं यहाँ से कोई भी पैराग्राफ पिक कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करके Ctrl+S करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके हम इसको अपने वेब ब्राउज़र पे चेक कर लेंगे रिफ्रेश करके। तो ये पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास टैग होता है प्री का। प्री को हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहते हैं। HTML के अंदर हमारे पास प्री के नाम से ये टैग मौजूद होता है, PRE। तो सिंपली इसका ओपनिंग टैग और इसका क्लोजिंग टैग, और इस टैग के अंदर मैं लिख दूंगा टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड और आई नीड अ कार। तो इसको Ctrl+S करके मैं सेव करूंगा। सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया, टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड, आई नीड अ कार। पैराग्राफ में और प्री में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, तो मैं एक और पी का टैग ले लूँगा जिसके अंदर मैं यही चीज़ को दोबारा कॉपी करके लिख लूँगा। पी का टैग ले लिया, इसके अंदर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। इसे Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा। सेव करके इसको एक दफ़ा ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास पैराग्राफ के अंदर लिखा आ गया, टी इज़ हॉट, कॉफ़ी इज़ कोल्ड, आई नीड अ कार। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो हमारे पास प्री का टैग होता है उसके अंदर हम जितनी चाहें स्पेसिस दे सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ के अंदर स्पेस नहीं दे सकते। प्री के टैग के अंदर ऑटो लाइन हमारे पास ब्रेक हो जाती है, पैराग्राफ के अंदर हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ता है। सो लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है BR का टैग, उसका एंडिंग टैग नहीं होता क्योंकि वो एक एम्प्टी एलिमेंट है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता। सो इन तीनों लाइंस के साथ मैं BR का टैग यूज कर लूंगा। इसे Ctrl+S करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लाइन ब्रेक होके आ गई। जबकि पी के टैग के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर हमें लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो पी के टैग के अंदर टेक्स्ट का फॉर्मेट यूज़ हुआ है वो कॉरियर है, COURIER, कॉरियर। इसके अलावा इसके अंदर स्पेसिस किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो जब मैं पी में कोई भी 2 से 3 स्पेसिस दूंगा तो ये स्पेस काम नहीं करेगी, जबकि मैं प्री के टैग में इसको स्पेस जितनी चाहूँ उसको दे सकता हूँ। इसे Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये आप स्पेस दे सकते हैं, टी इज़ हॉट और इसके दरमियान में स्पेस, जबकि पैराग्राफ में स्पेस नहीं यूज हुई। इसके बाद हम देखेंगे हेडिंग्स को। हेडिंग्स क्या होती हैं, तो HTML के अंदर हमारे पास हेडिंग्स H1 से H6 तक होती हैं। H1 जो हेडिंग है वो मेन हेडिंग होती है, फिर उसके बाद H2, फिर H3, H4, H5 एंड H6। H1 का जो फॉन्ट साइज है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो यूज़ कर लेते हैं हेडिंग्स को। तो सिंपली मैं यहाँ पे H1 का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा पाकिस्तान। इसे Ctrl+S करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास हेडिंग लिखी हुई आ गई, पाकिस्तान। इसी तरह हम बाकी हेडिंग्स को भी यूज़ कर लेते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट है। इसे H2 में हम लिख देंगे इस्लामाबाद, फिर H3 में इंडिया। इसी तरह H4 में हम लिख देंगे कराची। इसके बाद H5 में हम लिख देंगे मुल्तान और लास्ट पे हमारे पास हेडिंग आ जाती है H6 की और H6 में मैं लिख दूंगा कॉफ़ी। इसे Ctrl+S करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करेंगे। इसमें जो हमारे पास H1 हेडिंग है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद हमारे पास H2, H3, H4, H5 और H6, तो हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा। सो गाइस, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स को। HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं
ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, हमारे पास जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। एट्रीब्यूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन HTML एलिमेंट्स जो हमारे पास HTML के होते हैं उसके मुतालिक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। सो सबसे पहले जो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है वो होता है हरीफ एट्रीब्यूट, मतलब एच रेफरेंस एट्रीब्यूट, उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ लिंक टू अनदर पेज। हम एक लिंक क्रिएट करते हैं अपने किसी दूसरे पेज पर जाने के लिए। इसके हमारे पास दो किस्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास यूआरएल होता है जिसके अंदर हम किसी भी दूसरी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ को ऐड करते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट को, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करके हम उस लिंक को ओपन कर सकते हैं, हम दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। एच रेफरेंस जो एट्रीब्यूट है ये हमारे पास एंकर टैग का एट्रीब्यूट है। इसे हम एंकर टैग के अंदर लिखते हैं। एंकर टैग को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एच रेफ लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में कहा था कि हम सबलाइन इसलिए भी यूज़ करेंगे कि हमें इसमें ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ता, खुद से कोड इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिंपली हमने एक टैग लिखना होता है और उसके साथ ही वो सारा कुछ लिखा हुआ हमारे पास आ जाता है। तो सिंपली हमारे पास ये आ गया एच रेफरेंस लिखा हुआ। अब एच रेफरेंस के अंदर हमने लिंक को कैसे यूज़ करना है। सो सिंपली इसके अंदर मैं किसी भी दूसरी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल एंटर करता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा https:/, उसके बाद मैं यहाँ पे उसका एड्रेस लिख दूँगा जो भी उस वेबसाइट की डोमेन है www.webuy.pk। और सिंपली यहाँ पे मैं इधर कोई क्लिकेबल टेक्स्ट लिख दूंगा। जैसे हमने कहा था इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम यूआरएल एंटर करते हैं और सेकंड पार्ट पे हम कुछ ना कुछ क्लिकेबल टेक्स्ट लिखते हैं जिस पे हम क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक हेयर। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करूँगा। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे। इसको मैं कंट्रोल प्लस करके जूम कर लेता हूँ तो ये हमारे पास आ गया। तो सिंपली जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा जिसका यूआरएल मैंने एंटर किया अपने कोड में। तो हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं webuy.pk पे। तो ये एक ई कॉमर्स साइट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने देखा कि हमने इसके अंदर यूआरएल एंटर किया और यहाँ पे क्लिक हेयर किया तो ये हमें अपने जो हमारा जो पेज था जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वेब पेज, उसने उसी पेज के ऊपर हमें ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी वेबसाइट पे। अगर हम चाहते हैं कि हम जब यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे पास न्यू टैब में वो वेबसाइट आए तो उसको कैसे करना है। तो सिंपली इस जगह पे स्पेस दे के मैं इसको किसी दूसरे वेब पेज पे जाना चाह रहा हूँ लेकिन न्यू टैब के ज़रिए, तो मैं इसको टारगेट कर दूँगा उस लोकेशन। टारगेट यूज़ करके हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, साथ में ब्लैंक लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास काम करेगा कि हमने एक ब्लैंक पेज को टारगेट किया। जब भी हम इसको क्लिक करेंगे क्लिकेबल टेक्स्ट को जो हमने यूआरएल एंटर किया हुआ है वो हमें एक ब्लैंक पेज पे जाके मतलब न्यू टैब पे उस वेबसाइट को ओपन कर देगा। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश करके हम यहाँ पे इसको क्लिक हेयर करेंगे तो सिंपली हमारे नेक्स्ट टैब पे ये वेबसाइट ओपन हो गई है webuy.pk। तो सिंपली इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे एट्रीब्यूट आता है SRC एट्रीब्यूट। इसको हम इमेज के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जो SRC एट्रीब्यूट होता है द फाइल नेम ऑफ द इमेज सोर्स इज स्पेसिफाइड इन द SRC एट्रीब्यूट। जो भी हमने फ़ाइल को लगाना है, जिस इमेज को लगाना है, वो स्पेसिफाइड होती है हमारे पास SRC एट्रीब्यूट के अंदर। हम इसके अंदर उस इमेज का पाथ रखते हैं। वो कैसे रखते हैं तो सिंपली यहाँ पे मैं इमेज का टैग ले लूँगा इमेज और इसके अंदर SRC लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर हमने पाथ को कैसे एंटर करना है तो मैं यहाँ पे कोई इमेज देख लेता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे अगर पड़ी हो तो। हाँ, ये है हमारे पास एक इमेज। सिंपली हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सबसे पहले हमने उस इमेज की लोकेशन को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ से लोकेशन को इसको कॉपी किया प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, देन स्लैश यूज़ करेंगे और इसके बाद हमने इस इमेज का जो भी नाम है उसको यहाँ पे एंटर करना है, जो भी हमने उस इमेज का नाम सेट किया हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस इमेज के नाम को कॉपी कर लूँगा। हम इसके आगे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद फिर हमने डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन रखनी है, जो भी उस इमेज की एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैं डॉट ऐड कर रहा हूँ। डॉट ऐड करने के बाद इसकी एक्सटेंशन देख लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सटेंशन इसकी JPG है। तो सिंपली मैं यहाँ पे JPG लिखूँगा, JPG, और इसका कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास इमेज यहाँ पे लगी हुई आ गई। सो सिंपली इसके बाद हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ एंड हाइट के। इसको हम किसी भी इमेज की विड्थ या हाइट को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ना सिर्फ इमेज की बल्कि वीडियो वगैरह की भी हम कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं विड्थ इसकी रख दूँगा 300 और जो हाइट है उसको मैं रख दूँगा 200। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके देखेंगे, तो ये हमारे पास आ गई सेट होके। इसके बाद हम अक्सर देखते हैं जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारा इंटरनेट अगर स्लो हो तो हमें वो इमेज डिस्प्ले नहीं होती और उसकी जगह कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। तो सिंपली वो हमने कैसे यूज़ करना है, तो इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा ऑल्ट का। ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए काम आता है। ये उस टाइम डिस्प्ले होगा टेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास वेब ब्राउज़र पे इमेज ठीक तरह अपलोड नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे ऑल्ट लिखेंगे और ऑल्ट के अंदर मैं लिख दूंगा इट्स अ वॉलपेपर। से कंट्रोल एस करके सेव करूँगा, वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर दूँगा। ये हमारे पास उस टाइम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ होगा जब ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। किसी भी सिचुएशन में, लाइक हमारे पास इंटरनेट स्लो है या हमारे इमेज में एरर है, किसी भी सिचुएशन में अगर अपलोड नहीं होती तो उसकी जगह पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, इट्स अ वॉलपेपर। इसके बाद हमारे पास आता है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली HTML में CSS करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कोई ना कोई स्टाइल देने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ का टैग लूँगा और पैराग्राफ के टैग में लिख दूँगा दिस इज़ HTML एट्रीब्यूट। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास लिखा आ गया दिस इज़ HTML एट्रीब्यूट। अगर हमने इसके अंदर HTML के टैग के अंदर CSS को यूज़ करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपली हम किसी भी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो लाइक मैं इसमें पैराग्राफ में एट्रीब्यूट लिख दूंगा स्टाइल, और स्टाइल में मैं इसको कलर दे दूंगा कोई भी कलर, लाइक मैं इसको कह देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास इसका कलर रेड हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल का। टाइटल का एट्रीब्यूट हमें क्या डिस्प्ले करता है, हम अगर कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ के ऊपर जब भी हम कुछ माउस ओवर करेंगे, माउस को लेके जाएंगे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये एक पैराग्राफ है या ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के मुतालिक लिखा हुआ है। तो सिंपली उसको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक पी का टैग ले रहा हूँ पैराग्राफ का और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। और पी के टैग के अंदर हम उस टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो टाइटल के टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ इट इज़ टूल टिप। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम एक दफ़ा अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास पैराग्राफ लिखा आ गया दिस इज़ अ पैराग्राफ। और पैराग्राफ के अंदर जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया इट इज़ टूल टिप। तो टाइटल का टैग हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं उसके ऊपर जब माउस को हम माउस ओवर करते हैं तो वो हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लैंग एट्रीब्यूट। द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी डिक्लेयर इन द HTML टैग। हमने अगर लैंग्वेज को डिक्लेयर करना तो हमने HTML टैग के अंदर करना है, और लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लैंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, LANG लैंग। तो सिंपली मैं यहाँ पे HTML के अंदर लिखूँगा लैंग। लैंग लिख के एंटर करूँगा, और अब हमने जोन सी भी लैंग्वेज में इस डॉक्यूमेंट को लिखना हम उसको एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे EN और साथ में US लिखूँगा। अब सिंपली हमने लैंग के अंदर EN और US क्यों यूज़ किया, तो ये हमें बता रहा है कि ये US स्टाइल ऑफ इंग्लिश है। ये लैंग्वेज जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो US स्टाइल ऑफ इंग्लिश है। तो गाइस अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML CSS को। HTML CSS हमारे पास क्या होती है, तो HTML CSS हमारे पास तीन तरह की होती है। एक हमारे पास होती है इनलाइन CSS,
एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS, एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। अब जो इनलाइन CSS होती है वो हमारे पास टैग्स के अंदर ही यूज़ की जाती है, और जो इंटरनल CSS होती है वो हमारे पास बॉडी के बाहर यूज़ की जाती है, मतलब स्टाइल का टैग लेके, और हम HTML के पेज के ऊपर ही उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए हम एक न्यू शीट बनाते हैं और उसकी एक्सटेंशन को .css से सेव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमारे पास होती है इनलाइन CSS। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लूँगा H1, और H1 में लिख दूंगा दिस इज़ हेडिंग, और इस हेडिंग के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा स्टाइल का, और स्टाइल के अंदर हम यूज़ करेंगे कलर को, और कलर मैं इसको दे दूँगा रेड। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे हेडिंग लिखी हुई आ गई दिस इज़ हेडिंग, और ये इसका कलर रेड। ये हमारे पास होती है इनलाइन CSS। इसके बाद आती है हमारे पास इंटरनल CSS। उसको कैसे हमने करना है, तो सिंपल यूज़ करने के लिए हम बॉडी के बाहर स्टाइल का ओपनिंग टैग और स्टाइल का क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेंगे, और इस स्टाइल के अंदर अगर मैं कुछ भी कोड लिखता हूँ CSS के अंदर तो उसकी CSS चेंज होकर हमारे पास वेब ब्राउज़र पे उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ H2, और H2 में लिख देता हूँ दिस इज़ इंटरनल CSS। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करके ये लिखा हुआ आ गया दिस इज़ इंटरनल CSS। तो सिंपली अब हमने करना क्या, इंटरनल CSS के लिए जो भी हमने हेडिंग का टैग यूज़ किया, जो भी टैग यूज़ किया उसको H2 यहाँ पे मैं लिखूँगा, टैग उसका लिखूँगा, और इसका जो भी हमने कोड करना है उसे हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करना है। सबसे पहले उस टैग का नाम, उस टैग के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, और कर्ली ब्रैकेट्स में उसको मैं कोई भी कलर दे दूँगा। यहाँ पर मैं सिंपली कलर लिखूँगा, और कलर लिख के मैं इसको कह दूँगा ब्लू। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने एक बार वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसका कलर चेंज होकर आ गया दिस इज़ इंटरनल CSS। जो पहली CSS है हमारे पास वो है दिस इज़ हेडिंग, और ये इनलाइन CSS है। उसके बाद दिस इज़ इंटरनल CSS, ये हमारे पास इंटरनल CSS है। इसको बॉडी के बाहर हम स्टाइल के टैग के अंदर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एक्सटर्नल CSS। उस CSS को कैसे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। न्यू फाइल में जाएंगे और इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे इसका नाम रख देंगे style.css। जो स्टाइल है वो हमारे पास टेक्स्ट है, हम उसको कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी एक्सटेंशन है वो .css ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो सिंपली यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद एक दफ़ा अपने डेस्कटॉप पे देख लेते हैं इस फाइल को, तो ये हमारे पास क्रिएट होकर आ गई स्टाइल के नाम से। अब इसके अंदर हमने कोड कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक और हेडिंग हम ले लेते हैं H3 के नाम से, और H3 को मैं कह देता हूँ दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। जैसे हमने इंटरनल CSS में किया था सेम वैसे ही हमने एक्सटर्नल CSS में भी उसी तरह से ही कोड करना है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हम इंटरनल CSS है वो HTML के अंदर ही यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल CSS है इसकी हम फाइल सेपरेट क्रिएट करते हैं .css की एक्सटेंशन के साथ। तो सिंपली यहाँ पे मैं H3 लिखूँगा। H3 लिख के मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स में कोड दे दूँगा। कलर इसको मैं कर दूँगा लाइक वाइट कर देते हैं इसको कलर। कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। एक बार वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास शो नहीं हो रही। वो क्यों नहीं शो हो रही, हमने फ़ाइल तो क्रिएट कर ली है लेकिन हमने उसको लिंक नहीं करवाया अपने HTML की फ़ाइल के साथ। तो उसको लिंक कैसे करवाना है, तो सिंपली हमने जाना है अपने हेड में, जाना है HTML के हेड में। जब भी हमने स्टाइल शीट को लिंक करवाना तो हेड के टैग के अंदर करवाना। तो सिंपली मैं हेड के टैग के अंदर लिंक यूज़ करूँगा, और लिंक में ही हमें बता रहा है कि स्टाइल शीट को मैं लिंक करवाना चाह रहा हूँ, और जो इसकी टाइप है वो टेक्स्ट, यहाँ CSS है, टेक्स्ट और CSS मतलब है जो उसकी पहला पार्ट होगा वो हमारे पास जो हमने शीट का नाम सेव किया वो होगा, और जो सेकंड पार्ट होगा वो उसकी एक्सटेंशन होगी हमारे पास। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस href के अंदर हमने उसको लिखना है, पहले स्टाइल मतलब उसका नाम लिखना है और फिर उसके बाद डॉट के साथ उसकी एक्सटेंशन को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, मैंने स्टाइल के नाम से सेव किया था style.css।
CSS, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करूँगा। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसका कलर चेंज हो गया। वाइट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एक दफ़ा इसको कलर चेंज कर देते हैं, हम रॉयल ब्लू कर देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास कलर चेंज हो गया इसका। दिस इज़ एक्सटर्नल CSS। फिर उसके बाद जब हमने अगर अपने पैराग्राफ को अगर बॉर्डर देना हो तो वो कैसे देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मैं पैराग्राफ का टैग लूँगा और पैराग्राफ में लिख दूँगा दिस इज़ एन पैराग्राफ। इसे कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास लिखा आ गया दिस इज़ एन पैराग्राफ। और पैराग्राफ को अगर हमने बॉर्डर देना तो वो कैसे देना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं टैग ले लूँगा P का, क्योंकि P पैराग्राफ से रिप्रेजेंट होता है और वहाँ पे हमने टैग को यूज़ किया था P, और सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे बॉर्डर को। सिंपली बॉर्डर के अंदर हम लिख देंगे 1 पिक्सल और सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आ गया दिस इज़ एन पैराग्राफ और उसकी आउटलाइन पे हमारे पास एक बॉर्डर आ गया 1 पिक्सल का। इसके बाद अगर हमने इसको मार्जिन देना हो तो वो कैसे देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे और मार्जिन लिख के मैं इसे कह देता हूँ 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो इसका मार्जिन दोनों साइडों से 50 पिक्सल हमारे पास आ गया। तो गाइस अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML टेबल्स को, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे डाटा इनपुट कर सकते हैं और उसकी हेडिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर एक टैग यूज़ करना है टेबल का। हमारे पास HTML के अंदर एक टेबल का टैग होता है जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग ले लूँगा और इस टेबल के टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करेंगे, टेबल ड्रॉ का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमने कोई भी डाटा किसी भी जगह पे इनपुट करवाना हो तो हम रोज़ के अंदर करवाते हैं। तो रोज़ का जो टैग है हमारे पास जो HTML के अंदर होता है वो TR के नाम से होता है, TR का ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। टेबल ड्रॉ के अंदर हम एक टैग को यूज़ करेंगे हेडिंग के टैग को। हेडिंग को टेबल के अंदर TH से लिखा जाता है, मतलब टेबल हेडिंग। तो इसके अंदर मैं एक टेबल हेडिंग दे दूंगा इसको, TH का ओपनिंग टैग और TH का क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर लिख देते हैं पाकिस्तान। इस तरह मैं 3 हेडिंग्स ले लूँगा, फिर एक और ले लेते हैं TH और TH में इंडिया, इसी तरह फिर TH और TH में अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स आ गई, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका। और अगर हमने इस टेबल को अगर कोई बॉर्डर देना तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली हमने जाना टेबल में जाके हमने लिखना है बॉर्डर और बॉर्डर को मैं कह दूंगा 1 पिक्सल। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉर्डर बना हुआ आ गया इसके ऊपर, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका। इसके बाद अगर हमने टेबल रोज़ के अंदर टेबल डाटा को ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, तो दोबारा से हम एक टेबल रो ले लेंगे, TR का टैग ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर अगर हमने टेबल डाटा ऐड करना है तो TD के नाम से हमारे पास टैग मौजूद होता है, तो TD लिखूँगा। और जैसे जैसे जिस सीक्वेंस से मैंने हेडिंग्स लिखी हैं उसी सीक्वेंस से जब मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा तो मतलब पाकिस्तान वाली रो में आ जाएगी, फिर इंडिया वाली इंडिया के रो में आ जाएगी और अमेरिका की अमेरिका वाली रो में। तो पाकिस्तान के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इसी तरह एक और टेबल डाटा ले लेते हैं, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। तो इधर मुंबई लिख देते हैं। फिर इसी तरह अमेरिका में फिर TD का टैग और इधर हम न्यूयॉर्क लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास 3 डाटा इनपुट होके आ गए, इस्लामाबाद, मुंबई और न्यूयॉर्क। इसी तरह हम जितने चाहें डाटास को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाटास ऐड कर देता हूँ। TR का ओपनिंग
टैग और TR का क्लोजिंग टैग। और इसी तरह सेम सीक्वेंस के साथ हम टेबल डाटा एंटर करेंगे TD के नाम से, TD, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लाहौर, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कोलकाता। फिर इस तरह TD का एक और टैग ले लेंगे, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम लिख देंगे न्यू जर्सी। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक और डाटा आ गया, हमारे पास लाहौर, कोलकाता और न्यू जर्सी। इसी तरह एक और डाटा ले लेते हैं हम इसके साथ ताकि मज़ीद बेहतर समझ सकें। TR, और TR के अंदर TD का टैग यूज़ करेंगे, TD में कराची, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, इसके अंदर लिखेंगे दिल्ली, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग, और इसमें हम लिख देंगे नॉर्थ अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके हम इसको वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स के साथ 3 डाटास भी आ गए हैं इसके, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद अगर हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने पूरी स्क्रीन जितनी करनी हो, मतलब उसकी विड्थ को 100% करना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो हमने एक स्टाइल शीट ली हुई, हम उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे स्टाइल शीट के अंदर। अगर हम बॉर्डर भी चाहते तो हम इसके अंदर भी उसको बॉर्डर को यूज़ कर सकते थे। तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है, तो हमारे पास टैग था टेबल का, सिंपली मैं यहाँ पर टेबल यूज़ करूँगा और टेबल के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा, मतलब उसको फ़ॉन्ट चेंज करके उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोरियर। तब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कोलैप्स, मतलब अभी जब हम इसको रिफ़्रेश किया था तो हमारे पास ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं ये 2 आ रहे हैं, मतलब अंदर जो टेबल हेडिंग और टेबल डाटा का बॉर्डर है वो सेपरेट है, और जो बाहर मेन बॉर्डर है वो सेपरेट है। अगर हम इस सबको एक करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो फिर हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करूँगा, बॉर्डर कोलैप्स। उसके बाद अगर हमने इसकी अभी बात की थी कि अगर विड्थ देनी हो 100% तो वो कैसे दे सकते हैं, तो टेबल के अंदर मैं इसकी विड्थ दे दूंगा इसको 100%। इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश होने के बाद ये हमारे पास आ गया पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, और इसके अंदर जो डाटा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और ये हमारे पास विड्थ इसकी 100% हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट होके आ गई है। इसके बाद हमने अगर टेबल डाटा को, टेबल हेडिंग को बॉर्डर देना वो कैसे देंगे, या उसके टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना वो कैसे करेंगे, और उसको पैडिंग वगैरह किस तरह से देंगे, तो सिंपली यहाँ पे TD और साथ में TH का टैग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि TD का मतलब है टेबल डाटा और TH का मतलब है टेबल हेडिंग। तो इसे कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम यूज़ करेंगे बॉर्डर को, और बॉर्डर में मैं इसको दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, और इसके बाद जो इसकी टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन को मैं कर दूंगा सेंटर, और जो पैडिंग है वो हम पैडिंग दे देंगे 8 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होके आ गया। जो इसका बॉर्डर है वो ब्लू हो चुका है क्योंकि मैंने उसको ब्लू कहा है, तो 1 पिक्सल ब्लू, और इसके अंदर जो इसकी पैडिंग है, जो इसकी स्पेसिंग है वो 8 पिक्सल है हमारे पास, और जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर होके आ गया है। इसके बाद अगर हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 रोज़ हैं, अगर हम एक रो को कलर करना चाहते हैं और दूसरी रो को कलर नहीं करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो टेबल रो का यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, और इसके अंदर मैं लिखूँगा nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड को मैं कह दूंगा इवन। अब nth चाइल्ड इवन का क्या मतलब है, nth चाइल्ड इवन का ये मतलब है कि इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो मतलब जो 2 और 4 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है 3 वो सिंपल रहेगा, और जो इवन नंबर होंगे वो हमारे पास कलर्स होके आ जाएंगे। तो इसके अंदर कैसे यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट साथ में यूज़ करूँगा, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको दे दूँगा रेड। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे, सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश होने के बाद जो हमारे पास इवन नंबर है वो हमारे पास रेड होके आ गए हैं, मतलब 1,
2, 3 एंड 4। इसके पास हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर स्पेसिंग है। उस बॉर्डर स्पेसिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे कोलैप्स को चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा उसको बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग में मैं उसको कह दूंगा 15 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो बॉर्डर स्पेसिंग कुछ हमारे पास इस तरह से आ गई। मतलब जितने भी हमारे पास बॉक्स होते हैं वो सारे सेपरेट होके हमारे पास आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमने 2 कॉलम्स को एक कॉलम बनाना हो तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे मैं इंडिया वाली हेडिंग में लिख दूंगा कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन में मैं लिख दूंगा 2, और 2 लिख के मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्पेसिंग के साथ आ गया इंडिया। इसी तरह हमारे पास एक होता है रो स्पैन, मतलब अगर हमने 2 रोज़ को एक रो बनाना हो तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन, और रो स्पैन को मैं कह दूंगा 2, कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 रोज़ मर्ज होके आ गई इंडिया। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।